नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की एक सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोएम्स में से एक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल। ये सिर्फ एक पक्षी यानी बर्ड के बारे में पोएम नहीं है, ये एक प्रोफाउंड जर्नी है, एक यंग जीनियस के दिमाग के अंदर जो लाइफ, डेथ, आर्ट और सफरिंग जैसे विषयों से जूझ रही है। इस पोएम की पावर का असली मतलब समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट हम इसके इंटेंस और ट्रैजिक कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कीट्स ने इस पोएम को लिखा था। देन हम सभी 8 स्टैंजास का डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम इसके मेजर थीम्स और पोएम की लास्टिंग लेगेसी को अनपैक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल 1819 के स्प्रिंग में लिखी गई थी। ये कीट्स के लिए एक इनक्रेडिबल क्रिएटिव एनर्जी का पीरियड था, जिसे बायोग्राफर्स उनका लिविंग ईयर भी कहते हैं। सिर्फ स्प्रिंग के महीनों में उन्होंने अपने सबसे महान काम ग्रेटेस्ट वर्क प्रोड्यूस किए, जिनमें उनके 6 फेमस ओड्स में से 5 शामिल थे। लेकिन ये बर्स्ट ऑफ जीनियस एक इमेंस पर्सनल सफरिंग की भट्टी में से निकला था। पोयम को समझने के लिए उस इंसान को समझना जरूरी है। कीट्स की जिंदगी लॉसेस से भरी हुई थी। उन्होंने अपने पिता को 8 साल की उम्र में और अपनी माँ को 14 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस से खो दिया था। ये बीमारी उनके परिवार का पीछा करती रही। दिसंबर 1818 में इस ओड को लिखने से कुछ महीने पहले कीट्स ने अपने छोटे भाई टॉम की देखभाल की, जिनकी मौत भी ट्यूबरकुलोसिस से हुई। ये हैरोइंग एक्सपीरियंस, ये दर्दनाक अनुभव पोयम के थर्ड स्टेंजा में साफ देखने को मिलता है। जब कीट्स कहते हैं वेयर यूथ ग्रो पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं कह रहे हैं। वो अपने मरते हुए भाई की ट्रॉमेटिक इमेज को याद कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि टॉम की देखभाल करते वक्त कीट्स को भी ये फेटल इन्फेक्शन लग गया था। इस दुख के अलावा कीट्स की मेडिकल ट्रेनिंग भी थी। वो एक लाइसेंस्ड एपोथेकेरी थे और एक लंदन हॉस्पिटल में सर्जन असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके थे, जहां उन्होंने प्री एनेस्थीसिया एरा के हॉरिफिक ऑपरेशंस देखे थे। इस ट्रेनिंग ने उन्हें बॉडी की फ्रेगैलिटी का एक स्टार्क अनफ्लिंचिंग व्यू दिया। इसलिए पोयम एक थॉट से नहीं बल्कि एक फिजिकल सेंसेशन से शुरू होती है। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस। अपने ग्रीफ और फेल होती हेल्थ के ऊपर किड्स को कांस्टेंट फाइनेंशियल एंजाइटी और क्रिटिक्स के ब्रूटल अटैक्स का भी सामना करना पड़ता था, जो उन्हें उनके मिडिल क्लास ओरिजिन्स के लिए वल्गर कॉकनी पोएटस्टर कहकर मॉक करते थे। और इन सब के बीच वो फैनी ब्राउन नाम के एक युवती से पैशनेटली लव करते थे, लेकिन उनकी पॉवर्टी यानी गरीबी और इलनेस ने मैरिज को इम्पॉसिबल बना दिया। तो ये थी उनकी स्टेट ऑफ माइंड जब 1819 की एक सुबह वो अपने गार्डन में एक पम ट्री के नीचे बैठे थे। एक नाइटिंगेल के गीत से कैप्टिवेटेड वो हो गए थे। कुछ ही घंटों में वो उस पोयम के साथ बाहर आए जो उनकी इमॉर्टल लेगेसी बनाने वाली थी। वो दर्द से भरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, उस बर्ड के टाइमलेस परफेक्ट ब्यूटी यानी खूबसूरती में एस्केप करके। तो चलिए, जब हमारा कंटेक्स्ट अब पूरा हो चुका है तो अब पोयम की जर्नी पर चलते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा। स्टेंजा 1 में स्पीकर अपनी इनिशियल स्टेट ऑफ पेन नमनेस को डिस्क्राइब करता है। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई ड्रंक। स्पीकर को एक गहरा डल पेन महसूस हो रहा है, जैसे उनके सेंसेस सुन यानी कि नम हो गए हैं। वो इस फीलिंग को हेमलॉक, एक जहर पीने से कंपेयर करते हैं। और emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and Lethe Watts had sung. वो इस कंपैरिजन को जारी रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई पावरफुल ड्रग ओपिएट लिया हो और लेथी ग्रीक माइथोलॉजी में रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस की तरफ डूब रहे हो। Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness. वो क्लियर करते हैं कि ये दर्द नाइटिंगेल की हैप्पीनेस से एनवी के कारण नहीं है, बल्कि वो बर्ड की प्योर जॉय से इतना ओवरवेल्म हो गए हैं कि इतना ज्यादा एम्पैथाइज कर रहे हैं कि वो फीलिंग पेनफुल बन जाती है। That thou light winged dryad of trees singst of summer in full throated ease. वो बर्ड को एड्रेस करते हैं, उसे ड्रायड यानी कि माइथोलॉजिकल ट्री निम्फ कहते हुए, जो उसका एंशिएंट नेचर से कनेक्शन कंफर्म करता है। वो बताते हैं कि बर्ड प्योर एफर्टलेस जॉय के साथ समर के गीत गा रही है। सेकंड स्टैंजा में स्पीकर अपनी रियलिटी से एक एस्केप चाहता है और पहले वाइन शराब के बारे में सोचता है।
Oh, for a draught of vintage that had been cold a long age in the deep delved earth. Think of flora and the country green dance and provincial song and sunburnt meat. स्पीकर एक विंटेज वाइन का घूंट पीना चाहते हैं। वो इमेजिन करता है कि इस वाइन में धरती का स्वाद है, फ्लोरा, रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स और एक जॉयफुल रस्टिक लाइफ डांस प्रोविंशियल सॉन्ग का एहसास है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन। वो एक ऐसा बीकर कप चाहते हैं जो हिपोक्रीन ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूजिक का सेक्रेट स्प्रिंग जितना इंस्प्रिंग हो। यहाँ वाइन पोएटिक इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती है, विद बीडेड बबल्स विकिंग एट द बर्म एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। ये वाइन का एक बहुत विविड इमेज है, सतह पर बबल्स और पीने वाले के होठों पर उसका निशान, जो डीप इंटेलिजेंस को सिंबलाइज करता है। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विद दी फेड अवे इनटू फॉरेस्ट डिम। वाइन पीने का पर्पस पोएट का है एस्केप करना, लीव द वर्ल्ड और अपनी परेशानियों से फेड अवे होकर नाइटिंगेल को फॉरेस्ट में ज्वाइन करना। स्टैन्ज़ा 3 में स्पीकर बताता है कि वो रियलिटी से क्यों भागना चाहता है। द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन सफरिंग, फेड फार अवे, डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हास्ट नेवर नोन। वो कंप्लीटली डिसॉल्व और फॉरगेट करना चाहते हैं वो सारी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स जिनसे नाइटिंगेल अपने नेचुरल एग्जिस्टेंस में बिल्कुल बेखबर है। द weariness, the fever, and the fret here where men sit and hear each other groan। वो ह्यूमन कंडीशन को एक ऐसी जगह बताते हैं जहाँ थकान, बीमारी और एंजाइटी है। ये फीवर वर्ड एक बहुत ही पर्सनल रेफरेंस है उनके भाई टॉम की डेथ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस की तरफ। Where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grow pale and spectre thin and dies। वो सफरिंग के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं, बुढ़ापा, ओल्ड एज बीमारी लाता है और यहाँ तक कि यूथ जवानी में भी सेफ नहीं है। वो बीमार पड़ते हैं और फिर मर जाते हैं। Where but to think is to be full of sorrow and leaden eyed despairs। ह्यूमन वर्ल्ड में to think यानी कॉन्शियस थॉट ही दुख और भारी निराशा का कारण है। Where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow। यहाँ कोई भी अच्छी चीज नहीं टिकती, ब्यूटी सुंदरता खत्म हो जाती है और नया लव यानी कि प्यार भी अगले दिन तक फीका पड़ जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसियंस। स्टेंजा 4 में स्पीकर अब वाइन के आइडिया को रिजेक्ट करता है और एक अलग एस्केप चुनता है, पोएट्री एंड इमेजिनेशन। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरियोटेड बाय बकूज एंड हिज पार्ट्स। वो एक फर्म डिसीजन लेते हैं, वो बर्ड को ज्वाइन करेंगे लेकिन अल्कोहल का इस्तेमाल करके नहीं। बचूज रोमन गॉड ऑफ वाइन है जिन्हें अक्सर चीता, लेपर्ड्स या पार्ड्स द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर दिखाया जाता है। बट ऑन दिस viewless wings of poesy, though the dull brain perplexes and retards। अल्कोहल की जगह वो इनविजिबल विंग्स ऑफ पोएट्री का इस्तेमाल करेंगे। वो मानते हैं कि उनका रैशनल माइंड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर काबू पा लेंगे। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस। उनकी इमेजिनेशन काम कर जाती है अपने दिमाग में। वो अब बर्ड के साथ एक मैजिकल नाइट सीन में चांद आसमान में और तारे उसके स्टेरी फेस यानी परियां उनके पास हैं। बट हेयर इज द नो लाइट save what from heaven is with the breezes blown through wondrous glooms and winding mossy ways। वो क्लियर करते हैं कि वो जमीन पर अंधेरे फॉरेस्ट फ्लोर पर हैं जहां सिर्फ पत्तों से छन कर थोड़ी सी मूनलाइट आ रही है। I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs। इस गहरे अंधेरे में वो अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बट इन द एम्बैर्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज। देखने की बजाय वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। एम्बैर्ड का मतलब वैसे परफ्यूम्ड होता है लेकिन ये शब्द डेथ से भी जुड़ा है। डार्कनेस में वो हर स्वीट खुशबू को गेस करने की कोशिश करते हैं। The grass, the thicket, the murmurous haunt of flies on summer eves। वो स्पेसिफिक फूलों पौधों को लिस्ट करते हैं जिन्हें वो स्मेल कर सकते हैं। झाड़ियाँ, व्हाइट हॉथरॉन, पेस्टोरल एग्लांटिन और मुरझाते हुए वॉयलेट। आखिरी सेंट मस्क रोज इतना विविड है वो उसके आसपास भिनभिनाती मक्खियों की आवाज को भी इमेजिन कर लेते हैं। Darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a mused rhyme।
टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ। अंधेरे में सुनते हुए वो कन्फेस करते हैं कि वो अक्सर एक जेंटल ईज़फुल डेथ के हाफ इन लव रहे हैं, यानी उन्होंने डेथ को रोमांटिसाइज किया है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। इस परफेक्ट मोमेंट में बर्ड का गाना सुनते हुए मरने टू डाई का ख्याल उन्हें रिच और डिजायरेबल लग रहा है। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। वो अब मरना चाहते हैं जब नाइटिंगेल पूरे पैशन से अपना इस्टेसिक सॉन्ग गा रही है। Still wouldst thou sing and I have ears in vain। To thy high requiem become a sword। तभी उन्हें एक पैराडॉक्स का एहसास होता है, अगर वो मर गए तो बर्ड तो गाती रहेगी, लेकिन वो खुद जमीन का एक टुकड़ा बन जाएंगे। उनका कान इन वेन यानी बेकार हो जाएँगे, क्योंकि वो उस गीत को सुन नहीं पाएँगे, जिसके लिए वो मर रहे थे। बर्ड का सॉन्ग उनका फ्यूनरल सॉन्ग बन जाएगा। Thou wast not born for death, immortal bird। No hungry generation trade thee down। वो समझ जाते हैं कि वो पर्टिकुलर बर्ड इमॉर्टल नहीं है, लेकिन उसका सॉन्ग इमॉर्टल है। नाइटिंगेल का गीत एटर्नल है। वो हंग्री जनरेशंस के साइकिल से नहीं गुजरता, जो ह्यूमन लाइफ को डिफाइन करता है। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। ऐसा ही गीत पूरे इतिहास में सुना गया है। सबसे ऊंचे एम्परर से लेकर सबसे नीचे क्लाउन तक ने सबने इसको सुना है। Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home, she stood in tears amid the alien corn। वो इस गीत को रुथ की बिब्लिकल स्टोरी से जोड़ते हैं, जो एक एग्जाइल थी, सिक फॉर होम, और एक अनजान देश में वो रो रही थी। ये सॉन्ग टाइम को ब्रिज करता है और उसके दुख से जुड़ता है। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हाथ charm magic sees men's opening on the foam of perilous seas in fairy land forlorn। ये गीत इतना पावरफुल है, ये मिथ्स और फेरी लैंड्स का हिस्सा है, जो खतरनाक समुद्रों पर खुलने वाली मैजिक सीजमेंट्स को चार्म करता है। Forlorn the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self। ये आखिरी शब्द फॉरलोन एक बेल की तरह काम करता है, जो उनकी इमेजिनेटिव फैंटेसी को तोड़ देता है और उन्हें बर्ड की दुनिया से वापस उनके अपने सोल सेल्फ में खींच लाता है। Adieu the fancy cannot cheat so well as she is famed to do deceiving elf। वो एडियो अलविदा कहते हैं, उन्हें एहसास होता है कि फैंसी इमेजिनेशन एक डिसीविंग एल्फ है, जो रियलिटी को उतनी देर तक चीट नहीं कर सकती जितना कि उन्होंने उम्मीद की। ये एस्केप सिर्फ टेम्परेरी था। Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades in the next valley glades। वो अपना गुड बाय दोहराते हैं, क्योंकि बर्ड अब फिजिकली दूर उड़ रही है। उसका गीत, जिसे अब वो प्लेंटिव एंथम, उसके उदास गीत कहते हैं, धीमा पड़ गया है और वो गायब होता जा रहा है। Was it a vision or walking dream? Fled, is that music? Do I wake or sleep? पोयम स्पीकर के टोटल कंफ्यूजन में खत्म होती है। म्यूजिक जा चुका है और वो अकेले रह गए हैं। रियलिटी और अपने इंटेंस इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी कॉन्शियसनेस की स्टेट पर ही सवाल उठा देते हैं पोयम के एंड में। स्पीकर की कॉन्शियसनेस के थ्रू ये एक इनक्रेडिबल जर्नी कविता के सेंट्रल कन्फ्लिक्ट्स को रिवील करती है। सबसे पावरफुल क्लैश है मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी के बीच। स्पीकर अपनी फ्रेगाइल डिकेइंग बॉडी को लेकर पेनफुली अवेयर है, जिसे वो इमॉर्टल बर्ड से कंट्रास्ट करता है। बर्ड का सॉन्ग एटर्नल कंटिन्यूटी ऑफ नेचर एंड आर्ट और कला की सशस्त्रता को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी भी एक जीवन से आगे तक रहता है। ये हमें इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी की थीम तक ले आता है। ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी, उड़ना एक टेम्पररी जीत यानी ट्रियम्फ है, लेकिन इमेजिनेशन, जैसा कि हमने देखा, एक डिसीविंग एल्फ शाब्दित होता है। कीट सवाल उठाते हैं कि क्या आर्ट हमें सच्चा ट्रांसेंडेंस देती है, या सिर्फ रियल वर्ल्ड के दर्द से एक ब्रीफ एस्केप। नाइटिंगेल खुद एक पावरफुल सिंबल है। ये प्योर अनथिंकिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है, जो मरने के ह्यूमन बर्डन से आजाद है। ये आर्ट को सिंबलाइज करती है, एक ऐसी क्रिएटिव फोर्स जो एफर्टलेस और एटर्नल लगती है। और अल्टीमेटली ये इमॉर्टैलिटी का प्रतीक है, एक टाइमलेस वॉइस जो पीढ़ियों से सुनी जा रही है। क्रिटिकली इस पोयम की जर्नी बहुत फैसिनेटिंग रही है। अर्ली रिव्यूअर्स, जो अक्सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, उन्होंने कीट्स को उनके वल्गर स्टाइल के लिए अटैक किया, लेकिन 20th सेंचुरी में क्रिटिक्स ने इस पोयम के परफेक्ट स्ट्रक्चर, पैराडॉक्स और आयरनी के कॉम्प्लेक्स को सेलिब्रेट किया। आज स्कॉलर्स इसे कई अलग-अलग लेंसेज से देखते हैं, जैसे साइको एनालिसिस,
जो इसे लाइफ और डेथ ड्राइव्स के बीच का स्ट्रगल मानते हैं, या इको क्रिटिसिज्म, जो इस पोयम को ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच खो चुके हार्मनी के लिए एक लेमेंट के रूप में पढ़ते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल आज भी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये कोई इजी आंसर्स नहीं देती। ये उस फंडामेंटल ह्यूमन डिजायर को परफेक्टली कैप्चर करती है जिसमें हम एक टाइमलेस आइडियल वर्ल्ड चाहते हैं, जबकि हम इस ब्यूटीफुल, पेनफुल और फ्लीटिंग रियलिटी से भी गहराई से जुड़े रहते हैं। पोयम एक सवाल के साथ खत्म होती है जो हवा में गूंजता रहता है, हमारे अस्तित्व के केंद्र में बेस अनसर्टेनिटी को इको करता है। हमें इस प्रोफाउंड डाउट में छोड़कर कीट्स ने एक ऐसा काम रचा है जो आज भी उतना ही पावरफुल है जितना कि वो सदियों पहले था। इस डीप डाइव में हमने देखा ओड टू अ नाइटिंगेल का पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।